हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू। कक्षा 10 रसायन विज्ञान के दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले के वीडियो सेशन में सूचक के बारे में अध्ययन किया था और ये हमारा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। और इस अम्ल, क्षार एवं लवण में हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। आज जो हमें अध्ययन करना है वो लवण के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि अम्ल और क्षार के बारे में हम लोगों ने इसके पहले डिटेल अध्ययन कर लिया है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा लवण, साल्ट। लेकिन आज के टॉपिक के पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कल के टॉपिक पे, कि जो हम लोगों ने सूचक के बारे में देखा था। सूचक क्या बताता था? सूचक मतलब इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता था कि यदि कोई पदार्थ था, कोई विलयन है, तो वो विलयन अम्ल है या क्षार है, उसको बताने का काम सूचक करता था। और इसके लिए हम लोगों ने इसके पहले के कल के वीडियो सेशन में देखा था कि जो सूचक होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई प्राकृतिक है, नेचुरली है, तो कोई कृत्रिम आर्टिफिशियल है, कोई गंधीय सूचक है। और सब का काम यही चीज़ होता है कि वो जो विलयन है, जो पदार्थ हैं, उनमें वो उनके कलर को चेंज कर देते थे और इसके आधार पे हम लोग ये डिसाइड कर देते थे कि ये अम्ल है या क्षार है। आज के टॉपिक की चर्चा होगी लवण के बारे में। तो लवण क्या होता है? यह एक प्रकार से कह लिया जाए तो अम्ल और क्षार से मिलकर बना होता है। यानी अम्ल जो भी होता है वो अम्ल और क्षार से मिलकर के बना होता है। और इस तरह से लवण के जो बनने की प्रक्रिया है, लवण के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा उदासीनीकरण प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? उदासीनीकरण। उसी उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात हम लोग करने वाले हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ये आपसे एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उदासीनी अभिक्रिया पर। तो उदासीनी अभिक्रिया क्या है? बहुत साधारण सा है कि जब कोई अम्ल हो और उसमें क्षार मिल जा रहा हो तो लवण का निर्माण होता है। और इस तरह से अम्ल और क्षार के द्वारा बनने वाले लवण को हम लोग डिटेल रूप में पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ हम अभी चर्चा कर रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की, तो हम ये कहेंगे कि अम्ल और क्षार के मिलने से जब लवण बनता है तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक चीज और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि लवण के साथ साथ यहाँ पानी का भी निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है साइड प्रोडक्ट के रूप में। तो इस तरह से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब अगर हम रसायन की भाषा में अगर देखें तो इस तरह से, अगर हम परिभाषा के रूप में देखें, विज्ञान के रूप में अगर हम देखें उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार के मिलने से लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, अभी आपको याद हो जाएगा। अम्ल तथा क्षार के मिलने से जब जल तथा लवण का निर्माण होता है तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब इस तरह से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम किसी एक उदाहरण के द्वारा अगर हम समझते हैं, देखते हैं। तमाम अम्लों के उदाहरण आपको सामने दिए गए हैं, तमाम क्षारों के उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। तमाम अम्ल हैं, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, CH3COOH है। तमाम अम्ल हमने आपको बता दिया इसके पहले। क्षारों के बारे में भी चर्चाएं हुई हैं आपके बाद। इसमें NaOH दिए गए थे क्षार के रूप में, BaOH के होल ट्वाइस दिए गए थे क्षार में। तो किसी एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं, एक अम्ल को लेंगे और एक क्षार को लेते हैं, देखते हैं किसका निर्माण होता है। चलिए एक अम्ल को लेते हैं। तो एक अम्ल हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया H2SO4। किसको लिया? H2SO4। और इसमें हम एक क्षार मिलाते हैं, हम कोई भी क्षार मिला दें। चलिए सामान्य सा हम क्षार मिलाते हैं NaOH। कौन सा क्षार मिलाएंगे? NaOH। और देखते हैं निर्माण क्या होता है। निर्माण यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा निर्माण होता है, क्या यहाँ पर बनता है। अब देखिए, एक थोड़ी सी चीज यहाँ आपको समझने की है। कई स्टूडेंट्स के इस तरह से दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर जो पदार्थ यहाँ मिलाए गए हैं प्रोडक्ट कैसे बन जाता है। कई लोगों के इस तरह से सवाल आते रहते हैं
कि जो आपस में पदार्थ मिलाए जाते हैं तो वो पदार्थ आपस में जुड़ कैसे जाते हैं, या जुड़ते हैं तो एक प्रोडक्ट के रूप में कैसे बनते हैं। तो इसके लिए जो है अभी आगे और आपको डिटेल पढ़ना है। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन। उसमें होता क्या है कि एक तत्व जब दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है तो तत्वों के पास है क्या, केवल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो उनकी व्यवस्था है, उसी इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की व्यवस्था के आधार पर वो जुड़ते हैं। और कक्षा 9 में परमाणु संरचना हम लोगों ने आप डिटेल पढ़ा है, और 11 में भी और बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो वहाँ ये चीज़ पाया गया था कि तत्व के नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो जो बाहर होता है उसी बाहर से क्या करते हैं, एक दूसरे तत्व से जोड़ने का काम करते हैं। और इस तरह से जब जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से जो व्यवस्था होती है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, चलिए लवण पढ़ रहे हैं तो लवण का ही उदाहरण लेते हैं। एक साधारण लवण हम लोग लेते हैं NaCl, आपके सिलेबस में है भी। इसके बाद हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं, कक्षा 10 के सिलेबस में है और ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और कई बार आप साधारण नमक के नाम से जानते हैं, सुने भी हैं, और कई बार आपसे पूछे गए भी होंगे। साधारण नमक का ही उदाहरण लेते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं दो तत्व हैं, एक Na है और एक Cl है। एक Na है और एक Cl है। तो आखिर ये Na और Cl आपस में जुड़े हैं, तभी तो ये NaCl का निर्माण हुआ है। तो आखिर ये Na और Cl कैसे जुड़े हैं, चलते देखते हैं। Na की बात करें तो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अब 11 होता है अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 हैं। अर्थात इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 हैं। अब न्यूट्रॉन की बात आएगी तो न्यूट्रॉन की बात जब करते हैं तो न्यूट्रॉन चूंकि परमाणु भार जो होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं तब परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार इसका होता है Na का 23। तो इस तरह से जब ये डिसाइड हो गया कि इसके अंदर जो प्रोटॉन हैं वो 11 हैं और यहाँ न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होते हैं परमाणु भार, तो इस तरह से माइनस करेंगे, हमारा निकल जाएगा न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन से यहाँ मतलब नहीं है, मतलब तो हमें इलेक्ट्रॉन से देखना, हमें तो तत्वों को अर्थात Na और Cl को कैसे जुड़े हुए इसकी चर्चा करनी है। तो देख रहे हैं यहाँ पे Na है और इसका परमाणु क्रमांक कितना, 11 है। अर्थात इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को अगर हम लोग उस संरचना के आधार पर व्यवस्थित करें तो देखते हैं कैसे व्यवस्थित होता है। यहाँ देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होगा, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होगा, और फिर तीसरी कक्षा में 1। तमाम आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा किए हैं, वहाँ आप बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात भी किए होंगे। तो इस तरह से 2 8 1 इस तरह से, यानी 2n² जो नियम आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। हालांकि ये लवण के टॉपिक का नहीं है, लेकिन ये पदार्थ चूंकि कई स्टूडेंट से क्वेश्चन आ चुके इस तरह से कि सर ये कैसे जुड़ता है, तो जुड़ने की बात हम एक प्रकार से यहाँ दोहराने का काम इसको हम कर रहे हैं, और आगे भी कक्षाओं में मिलेगा, पीछे मिल चुका होगा। तो थोड़ा सा इस पर हम देख रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है। और जब इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है तो इसे 2n² के हिसाब से देखा जाता है, व्यवस्था होती है। अब ये n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ सेल हैं, कोशों की संख्या है। तो इस तरह से अगर हम पहले की बात करें अर्थात n बराबर हो सकता है 1 हो, 0 नहीं होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है। तो अगर पहले की बात करें तो 2 गुणे 1 होता है का स्क्वायर, तो हम लोग देखते हैं इसका जवाब मिलेगा 2 होता है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो 2 गुणे n का मतलब 2 हो जाएगा का स्क्वायर, तो इसका जवाब हमारा मिलता है 2 दूना 4 दूना 8 होता है। और तीसरे की बात करते हैं तो इस तरह से 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9, दूना कितना होता, 18 होता है। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं कैसे, पहले में 2 फिर 8 फिर 18, इस तरह से तमाम ऐसे नियम रूल्स आप पढ़े होंगे, उनमें आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप किए जाते हैं। तो इस तरह से बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ठीक है। अब यहां Cl की बात करते हैं। Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अगर हम भरने की बात करें तो 2 होता है, 8 होता है और फिर 7 होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये देख रहे हैं इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम में कितना है, 7 है। अब प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि वो अष्टक नियम का पालन करे। मतलब क्या हुआ अष्टक नियम में, कि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं पूर्ण रूप से भरी हों, 2 हो, 8 हो, 18 हो, इस तरह से हों। तो इसके पास ना 2 है, ना 8 है, ना 18 है। इसके पास भी ना 2 है, ना 8 है, ना 18 है। तो ऐसे सिचुएशन में ये चाहता है किसी तरह हमारा 8 हो जाए, ये चाहता किसी तरह 8 हो जाए।
अब इसके पास कंडीशन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, हम लोग देखते हैं कि 3 सिचुएशन आते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन का सीधे ट्रांसफर मार देगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देगा, और इसके आधार पर उसको कहा जाता है कि यह वैद्युत संयोजी बंध बना लेता है। एक जो केमिकल बॉन्ड बनता है रासायनिक बंध, वो वैद्युत संयोजी बंध बना लेता है। और दूसरे नंबर पे ये सिचुएशन आती है कि या तो इलेक्ट्रॉनों का ये बराबर का साझा करेगा, जितना लेगा उतना देगा। ऐसे तमाम एग्जांपल्स आगे बहुत मिलते रहेंगे, और पिछली कक्षाओं में भी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, यहाँ भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक है, दोनों इसके सामने केस हैं, या तो ये साथ लेगा या तो एक देगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने में या लेने में ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है। तो इस केस में यदि यह साथ लेने की कोशिश करेगा तो काफी ऊर्जा लगेगी, और एक निकालन देगा तो कम ऊर्जा लगेगी। और वही हाल इसका है, 7 निकालेगा 8 करने के लिए, ये करने के लिए अपने आप को, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, और 1 लेगा तो कम एनर्जी लगेगी। तो क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे कि कौन किसके लिए क्या आसान है, देना या लेना। तो ठीक उसी प्रकार देख लें, इसके लिए देना आसान है और इसके लिए लेना आसान है, बस बात बन गई। दोनों में एक दे रहा है एक ले रहा है, और इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिचुएशन आती है, इसका बाह्यतम का 1 होता है, और इसको अगर हम लोग देखें तो 7 होता, 2 2 4 2 6 और 1 7 होता है। ये इसलिए ऐसा दिखाया गया, इसको लुईस संरचना के नाम से जाना जाता है। कक्षा 12 में इसका हम लोग अध्ययन करेंगे आकर के कि ये लुईस संरचना, इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए क्रॉस किया गया और बिंदी रखा गया। ये इसको ट्रांसफर मार देता है, ऐसे भैया ले लो तुम। क्यों ले लो? क्योंकि हमारे पास तब 8 हो जाएगा, हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे। और ये भी एक ले लेता है, क्यों? क्योंकि इसके पास भी तब 8 हो जाएगा और अपने आप को मजबूत कर लेगा। तो इस तरह से इसको दे देता है, और देने के बाद तब इसके बीच में जो होता है एक Na और एक ऐसे Cl बॉन्ड बनता है। इस तरह से ये जुड़ करके किसका निर्माण करता है? NaCl का। किसका निर्माण कर लेगा? NaCl का। तो इस तरह से ये आपका निर्माण। ऐसे ही जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जितने भी रासायनिक समीकरण हैं, जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ा हुआ आपको मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि उसको सेटिंग किया गया है। अरे उसके इलेक्ट्रॉनों के आधार पर लेन देन या साझे के आधार पर वो जोड़े गए हैं। जो सूत्र बनता है, जो सूत्र बनाए गए साइंटिस्टों के द्वारा, वो उनमें इलेक्ट्रॉनों के ही आधार पर दिया गया। आप अमोनिया का सूत्र जानते हैं, यानी NH3 होता है। अब ऐसे सिचुएशन में N के साथ 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, क्योंकि हम नाइट्रोजन की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन का 7 होता है, और 7 जब होता है तो 2 हुआ और 5 हुआ, और इसको 3 चाहिए तब जाके 8 होगा, या तो 5 निकाल दे। और हाइड्रोजन में 1 होता है, इसके सिचुएशन में इसको 1 चाहिए हर हालत में, देगा तो नहीं, देगा तो 0 हो जाएगा, इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में 3 भाई मिल करके इसके साथ संपर्क करते हैं और तीनों बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपका इस तरह के केसेज इसमें बन करके आते हैं, ये सिचुएशन आपका आता है। देखते हैं ऐसे नाइट्रोजन के साथ मिलकर के ये बॉन्ड बनता है और इस तरह का तब अमोनिया बनता है। तो ऐसे जितने भी केस आएंगे सब में यही चीज होगा कि इलेक्ट्रॉनों के ही द्वारा एक दूसरे से जुड़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं मेन टॉपिक पे। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आप कैसे एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ता है, और अभी तमाम मौके मिलेंगे इसको देखने के लिए। तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया में देख रहे थे कि कैसे कोई अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण का निर्माण करता है। एक एग्जांपल हमने लिया H2SO4 और Na का। अब यहाँ हम लोग अलग से देखते हैं कि हम किसके साथ जुड़ता है। तो हमें मिलता क्या है कि ये जो Na है ये SO4 के साथ जुड़ जाता है, और इस तरह से NaSO4 एक बनता है, और यही आपका लवण है सोडियम का सल्फेट। और इस तरह से हमारे पास बचता क्या है, जब Na और SO4 आपस में ये दोनों जुड़ गए तो हमारा बन गया NaSO4, और इस तरह से हमारे पास केवल और केवल बचता है H बचता है। यहाँ से हमारे पास ये बच गया, और यहाँ आपके पास भी H बचता है, और यहाँ से O बचता है। तो H और O ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H2O, पानी। और डिफिनेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है कि जिसमें लवण तथा जल बनता है। तो इस तरह से H2O का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण हो जाता है H2O, ये हमारा जल बन गया। तो जो हमारा डिफिनेशन था वो भी सही हो गया कि क्या होता है, जो डिफिनेशन था वो सही हो गया कि लवण तथा जल बनता है, तो लवण भी बन गया, जल भी बन गया। अब थोड़ा सा इसमें चूंकि हम लोग इसके पीछे तमाम रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं, उसमें संतुलन की बात भी कर चुके हैं, देख लेते हैं संतुलन है कि नहीं है। नहीं है तो कर लेते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से।
देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन 2 है, एक यहाँ कुल मिला के हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2 हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हाइड्रोजन को करेंगे। फिर सल्फर देख रहे हैं 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ 4 1 5 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 1 5 है, यानी कुल मिला जुला करके हाइड्रोजन को हम लोग को यहाँ पे संतुलित करना है। तो संतुलित कर लेंगे हम लोग, हमने यहाँ कर लेंगे 2, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन हो गया 4। अब हाइड्रोजन यहाँ हमारे पास कितना बच रहा 3, एक हाइड्रोजन की और इधर बात करनी है, इधर करने के लिए हम लोग यहाँ लगाएंगे 2। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोजन संतुलित हो गया कि नहीं देखते हैं। हाइड्रोजन 2 2 4, 2 यहाँ हो गया 4, यानी देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ कितना है ये 2, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और यहाँ भी 2 दूना कितना हो गया 4। तो इस तरह से हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया। और भी तत्वों को देखते हैं। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर की बात करते हैं, सल्फर भी यहाँ 1 है, सल्फर भी संतुलित हो गया। ओके, अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम यहाँ कितना है 1 है। अब सोडियम को इस तरह से हमें संतुलित करना है, तो सोडियम को भी वहाँ 2 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ देखते हैं कि सोडियम यहाँ 1 है और यहाँ, हाँ एक चीज और यहाँ होती है कि जब भी एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है तो जो यौगिक बनते हैं उनके सूत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उनके नाम जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे सोडियम का जो सल्फेट होता है, हम लोग यहाँ शुरू में नहीं लिखे, लिखना चाहिए था, हम इस तरह से देखते हैं तो उसका जो सूत्र होता है वो Na2SO4 होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे संतुलन की अवस्था में मिलेगा और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या हो गया H2SO4, यानी ये हमारा अम्ल हो गया, और 2NaOH यानी हमारा ये क्षार हो गया, और बना क्या Na2SO4 यानी लवण बना प्लस पानी बना। तो डिफिनेशन उदासीनीकरण अपक्रिया का क्या था कि उदासीनीकरण अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है कि जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। तो इस तरह से अम्ल ये था, ये क्षार था, ये लवण बन गया, जल बन गया, तो Na2SO4 यानी सोडियम का सल्फेट बन गया। तो इस तरह से ये उदासीनीकरण अपक्रिया थे। आई होप उदासीनीकरण अपक्रिया आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी के आधार पे हम लोग लवण जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं कि लवण क्या होता है। तो जाहिर सी बात है लवण क्या होता है, आज ये डिफिनेशन आप कर सकते हैं इस तरह से कि लवण क्या होता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। उदासीनीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। देख रहे हैं उदासीनीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप ही तो बना है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा लवण हो जाएगा। तो इस तरह से अब अगले टॉपिक पे जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हमारा लवण होगा, साल्ट होगा। साल्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो लवण, ठीक है, तो एज ए डिफिनेशन बड़े आसानी से हम कर सकते हैं उसको कि लवण क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। तो लवण के बारे में हम इस तरह से देख सकते हैं। वही उदाहरण अगर आप ले लेंगे तब भी सही हो जाएगा, कोई और उदाहरण लेते हैं तब भी हमारा सही हो जाएगा। चलते हम दूसरा उदाहरण एक लेते हैं। परिभाषा तो क्लियर हो गया कि उदासीनीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। चलते हैं कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण हम ले रहे हैं, मान लीजिए HCl लिया गया, ये भैया अम्ल हुआ, क्योंकि हमें करना क्या है, अम्ल प्लस क्षार बनेगा आपका लवण, और संभव होगा तो पानी, अन्यथा। तो इस तरह से देख रहे हैं, कोई अम्ल लेते हैं, अम्ल चलिए अगर हम ले लिए तो हम अगर अम्ल लिए HCl, कौन सा अम्ल लिए HCl, क्षार लेते हैं NaOH, KOH कोई भी ले लें, NaOH की बात करें अगर हम क्षार लेते हैं तो हमारा बनेगा क्या, देख रहे हैं NaCl के साथ संयोग करेगा। मैं अभी इसके पहले करके आपको दिखाया हूं कैसे करता है, ठीक। तो इस तरह से NaCl के साथ मिलके लवण बना लिया, यानी ये सोडियम का क्लोराइड लवण बन गया, और हमारे पास बच क्या रहा है H मतलब हुआ H2, और एक ऑक्सीजन O बच रहा, O बच गया। इस तरह से ये हो गया आपका जल। तो इस तरह से हमारा लवण और जल बन गया, यानी ये हमारा हाइड्रोजन का क्लोराइड अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, और बना हमारा क्या NaCl लवण और फिर पानी। तो इस तरह से लवण के रूप में आप इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। पिछला उदाहरण हमने लिया उसको आप ले सकते हैं, यहाँ कोई भी चार ले सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि हमने NaOH लिया तो आप उदाहरण के रूप में अब NaOH ही रट डालिए, तमाम उदाहरण है। आप NaOH की जगह पर आप KOH ले सकते हैं तब, लेकिन तब यहाँ चेंज होगा, सोडियम का क्लोराइड नहीं पोटेशियम का क्लोराइड बनेगा, KCl बनेगा। इस तरह से कोई भी क्षार आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये लवण की परिभाषा और इसके उदाहरण को हम देखेंगे कि इस तरह से हमारा लवण बन गया।
तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लवण। अर्थात अगर हम इस तरह से कहें कि लवण का निर्माण कैसे होता है, बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया से होता है। अच्छा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है कि जिसमें अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के लवण तथा जल बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा दो सिचुएशन आज क्लियर हुआ, एक लवण का और एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का। अब इसके आधार पर आपके सिलेबस में तमाम प्रकार के लवण रखे गए हैं जिनके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करना है कि ये लवण बनते कैसे हैं, इन लवण का उपयोग कहाँ होता है, और कुछ ऐसे भी सिलेबस में रखे गए हैं कि जिनका विस्तृत अध्ययन करना है कि जो लवण रखे गए हैं कुछ ऐसे कि जिनका विस्तृत अध्ययन इस तरह से करना है कि ये बनते कैसे हैं प्रयोगशाला में, ये बनते कैसे हैं औद्योगिक स्तर पे, बड़े पैमाने पर, कारखाने में, व्यापारिक स्तर पर, और इनके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, उपयोग क्या हैं, इन सबको पूरा विस्तृत रूप से पढ़ना है। अब आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जैसे सबसे पहले रखा गया है NaCl, साधारण नमक ही रखा गया है। अब साधारण नमक में आपसे बनाने की विधि और आपसे उपयोग पूछे जाते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, आप डेली करते हैं घर पे। इस तरह से जो हैं और भी तमाम हैं, विरंजक चूर्ण रखे गए हैं, आपके सिलेबस में रखा गया है, विरंजक चूर्ण को डिटेल से आपसे पढ़ना है, कास्टिक सोडा को आपको पढ़ना, मतलब जितने लवण हैं इनमें से कई ठो आपके सिलेबस में रखे गए हैं जिनका हम विस्तृत रूप से आपको अध्ययन करना है। किसी के बनाने की विधि दोनों पैमाने पर, प्रयोगशाला और औद्योगिक मेथड पर, किसी का केवल बनाने की विधि और उपयोग, किसी का तो विस्तृत रूप एकदम पूरा कि प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाएगा, औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाया जाएगा, इसके अलावा उसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग क्या है, सबकी चर्चा अलग अलग है। सबके सिलेबस में जो रखे गए हैं उनमें डिटेल उस तरह से रखा गया है। ठीक है, तो एक नमक की हम लोग एक लवण की हम लोग बात करते हैं आज, और उसको आपके सिलेबस में रखा गया है, और वो पहला है आपके सिलेबस का NaCl, जिसको हम बोलते हैं साधारण नमक। NaCl साधारण नमक, ये NaCl इसका सूत्र है, और इसे बोलते हैं रासायनिक नाम के में अगर देखें तो इसको देखेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या नाम देंगे? सोडियम क्लोराइड। और इसको हम लोग यहाँ देखे भी है कि यह Na और Cl के साथ मिलकर कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, लेन देन के आधार पर। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो NaCl है, ये NaCl कैसे बनता है, इसका यूजेस कहाँ है, उपयोग कहाँ है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुण क्या होता है, ये आपके सिलेबस का पहला है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे हम लोग जब पढ़ते हैं तो कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो है विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा जो बेकिंग सोडा है, जो खाने का सोडा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी खाने का सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, साधारण नमक, इन सब के बारे में आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं NaCl का, कि ये NaCl की बात क्या करें, NaCl क्या होता है। देखिए, जो NaCl होता है, ये अभी अभी हम लोगों ने देखा कि NaCl है तो जाहिर सी बात है लवण है, और लवण है तो लवण का निर्माण कैसे होगा, अम्ल और क्षार से होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिए थे अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और NaOH क्षार लिए थे, सेम, बस वही जो प्रोसेस हम एग्जाम्पल के रूप में लिए थे वही प्रक्रिया इसमें आ जाएगी। इस तरह से हम इसको अगर देखें तो कह सकते हैं कि ये हमारा जो होगा वो NaCl का निर्माण कैसे होता है, जब HCl और क्षार के रूप में NaOH का संयोग होता है, या जब HCl और NaOH आपस में जुड़ते हैं तब हमारा NaCl का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये हमारा NaCl बन गया, जो लवण है जिसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, जब कास्टिक जो ये होता है, क्षार जो होता है, NaOH जो होता है, जब HCl के साथ जुड़ता है तब हमारा बनता है लवण बनता है। एक चीज़ और आपको यहाँ एक बार याद दिला दें, शुरू में भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, ऐसे जितने भी रिएक्शंस आएंगे, ऐसे जितने भी अभिक्रियाएं आएंगी, चाहे वो बनाने की विधि का हो, चाहे रासायनिक गुण का हो, एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रख करके चलना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके यूपी बोर्ड का 7वां क्वेश्चन बनता है। अब ऐसा नहीं कि साधारण नमक 7वां क्वेश्चन बनेगा, नहीं, इनसे रिलेटेड ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको रिएक्शंस, इनसे रिलेटेड 7वां क्वेश्चन बनता है, जिसमें केवल और केवल रिएक्शंस को कंप्लीट करना रहता, या तो रिएक्शन संतुलित करना रहेगा या तो रिएक्शन कंप्लीट करना रहेगा, केवल और केवल ऐसे रासायनिक समीकरण लिख देना, बहुत आसान। अब कम समय में पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे।
क्योंकि क्वेश्चन बन करके आता है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं उस तरह के क्वेश्चन में। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि क्या होता है जब NaOH की क्रिया HCl से होती है, सीधा सीधा जवाब है NaCl बनता है, बस केवल रासायनिक रूप में लिख देना, थियरी नहीं। या कैसे प्राप्त करेंगे, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि NaOH से NaCl कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पीछे भी मैं बता चुका हूं, आगे कई बार आएगा, प्रत्येक क्लास में आपको मिलेगा, इसके लिए कोई नया चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से जितने बनाने की विधियां हैं यौगिकों के, पदार्थों के, और जो उसके रासायनिक गुण हैं वहीं से आपको मिलेंगे। इसलिए इसको इस तरह से ना इग्नोर किया जाए कि केवल बस यहीं तक के लिए दिमाग में रख लिया जाए, आगे भी आपके काम आएंगे और जितने भी रिएक्शंस हैं आपके यहीं मिलेंगे आपको। पहला दूसरे चैप्टर से रिलेटेड, फिर कार्बनिक रसायन जो आपको मिलेगा वहां से मिल करके 3 चैप्टर से मिल करके 7वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता, ज़्यादा नहीं आपको देखना। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ बन जाता। तो ये हमारा साधारण नमक था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम साधारण नमक के उपयोग की बात करें तो साधारण नमक का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जाहिर सी बात है खाने में करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी है, ऐसा नहीं कि केवल उसका उपयोग हम केवल खाने में करते हैं। खाने के अतिरिक्त जो है साधारण नमक का उपयोग जो है हम प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, परिरक्षक के रूप में करते हैं। अब प्रिजर्वेशन या परिरक्षक क्या होता है, ये कौन सी प्रक्रिया है। आप देखते हैं अपने घरों में, देखते हैं गांव में, देखते हैं क्या होता है, जो मुरब्बा होता है, जो अचार होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, नमक को लगा करके रख देते हैं और वो जो है खराब होने से बच जाता है। तो इस तरह से साधारण नमक का उपयोग खाने के अलावा, यानी भोजन के अलावा परिरक्षक, प्रिजर्वेशन के रूप में किया जाता है। परिरक्षक के रूप में तो 2 उपयोग आपके सामने इस तरह से दिख गया, एक तो आप खाने में करते हैं, दूसरा परिरक्षक के रूप में करते हैं। इसके अलावा जितने कुछ आयन भी हैं, बहुत से ऐसे आयन हैं, उन आयनों के निर्माण में भी साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से साधारण नमक जो होगा इसका उपयोग जो है आप देखते हैं परिरक्षक के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग देखते हैं खाने के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग इसके अलावा जो है आयनों के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे होंगे कि जब देखते हैं कि जो शरीर के अंदर जब ज़्यादा पसीना निकलता है, शरीर के अंदर से जब ज़्यादा पसीना निकल जाता है तो उस रूप में कुछ लवण की मात्रा होती है जो बाहर निकल जाती है, और जब बाहर निकल जाती है तो होता क्या है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, मड़ोर होने लगता है, जो हमारे मसल्स हैं वो दर्द करने लगते हैं, क्योंकि उनमें जो सोडियम की मात्रा है वो तो भाई बाहर चली गई ज़्यादा से ज़्यादा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम, ये बायो की बात है, जब बायो में देखेंगे तब वहाँ हमें मिलेगा। जब हम हार्ट के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे तो हार्ट में हम लोग देखते हैं एक पंप चलता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, कि जो आपके हार्ट बीट और जो आपके ब्लड प्रेशर होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है। तो आप देखे होंगे साधारण तौर पर किसी का BP हाई हो जाता है, कहते रहे भैया इसको नमक कम खिलाओ। तो जब नमक कम खिलाओ का मतलब क्या, NaCl, Na कम करो इसका, क्योंकि ये मांसपेशियों में क्या करता है, ये खिंचाव पैदा कर देता है। ऐसे हार्ट की जो हमारी पेशियां हैं, जो हमारे ब्लड की पेशियां हैं, ब्लड का जो वेसल्स होती हैं, हमारी केशिकाएं होती हैं, उनको खींच देता है। और यदि मान लीजिए किसी का कम हो गया, सिकुड़न हो गई, तो कहते भैया इसको थोड़ा सा ज़्यादा नमक दे दो, अभी सही हो जाएगा। तो नमक आप देते हैं, यानी अन्य देते हैं, और देते हैं तो तुरंत फिर उसमें सिकुड़न फैलाव करता है इस तरह से। तो ये फिलहाल सोडियम पोटेशियम की चर्चा बायो में करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे थे उपयोग के रूप में, तो हमने क्या देखा, खाने में इसका प्रयोग हुआ, इसके अलावा इसका परिरक्षक के रूप में प्रयोग हुआ, इसके अलावा आयनों के निर्माण में हुआ, इसके अलावा आपके शरीर में जो मांसपेशियां ऐंठन होती हैं, पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, उसको हम लोग देखते हैं, उसको कंट्रोल करने में होता है। इसके अलावा और भी कुछ उपयोग होते हैं, ऐसे तमाम उपयोग हैं नमक का, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ये जो टॉपिक हमारा होगा इसके अकॉर्डिंग इस तरह का था। इसके अलावा क्या था, कई जगहों पर जो है नमक का उपयोग जो है कई देशों में सड़क को साफ करने में किया जाता है, जो सड़क है उसको साफ करने में किया जाता है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा कि उदासीनीकरण क्रिया क्या थी, अम्लक्षार के मिलने से लवण जल बनता था। लवण क्या होता है, उदासीनी अपकरण क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। जो भी सिलेबस में लवण रखे गए हैं, एक लवण की चर्चा हम लोगों ने आज कर लिया, और वो था हमारा NaCl। क्या था, NaCl। अब इस तरह से NaCl कैसे बनता है इसका हम लोगों ने उदाहरण देख लिया, ये रिएक्शंस हैं। इसके अलावा उसमें हम लोगों ने देखा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसकी चर्चा हम लोग कर लिए। अब इसके आधार पे हम लोग जब देखते हैं आगे के टॉपिक में, तो अगला हमारा जो होगा वो दूसरा होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कुछ सोडे की बात होगी, खाने का सोडा होगा, धोने का सोडा होगा, विरंजक चूर्ण होगा, सबकी चर्चा हम लोग अलग अलग करते रहेंगे। आप देखते रहिए इसको, और इसको देख लीजिए कि कैसे कैसे हम लोगों ने पूरा
पहले अपने दिमाग में इस चीज़ को ला लेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनते हैं, फिर कौन कौन से टॉपिक हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं आपके सिलेबस का जो अगला है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।